छत्तीसगढ़ में पहले भले ही कोरोना अपने पैर न पसार पाया हो, लेकिन अब वहां स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 701 नए मरीज मिले और एक दिन में प्रदेश में अब तक के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। 8 मरीजों की मौत भी हो गई है, जिनमें से 7 लोग रायपुर के रहने वाले हैं। इससे साफ है, अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि किस तेजी से खासतौर से रायपुर में कोरोना फैल रहा है। नए केस आने के बाद अब प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 16,726 हो गई है, जिनमें से 5,721 एक्टिव केसेस हैं। इधर मरने वालों की संख्या भी 158 हो गई है। तो एक बार अगर नजर डालें तो किस शहर में कितने मरीज हैं। रायपुर की बात करें तो 205 नए केस हैं। दुर्ग में 92, रायगढ़ में 63, बस्तर राजनांदगांव में 48, बिलासपुर में 44, बालोद में 34, कोरबा से 21, नारायणपुर में 20 और जशपुर में 19, कांकेर में 18, सुकमा से 16 मरीज, जांजगीर चांपा से 15, बीजापुर से 12, सरगुजा से 11, सूरजपुर से 9 और कोरिया, दंतेवाड़ा, गरियाबंद में 4 मरीज मिले हैं। यानी कि अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा मरीज रायपुर में। चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी जुड़ चुके हैं। मोहन, लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना पैर पसारता जा रहा है और सबसे ज्यादा जो स्थिति है वो रायपुर में खराब है। रायपुर में लगातार ये केस बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल करिश्मा, देखिए ये चिंताजनक बात है क्योंकि कल का जो दिन है वो छत्तीसगढ़ में भी सबसे हाईएस्ट संक्रमित मरीजों के मिलने का है और कल ही राजधानी रायपुर में जो मरीजों की संख्या सामने आई वो भी अब तक मिले सबसे ज़्यादा मरीजों की संख्या है। कल के अगर हम आंकड़ों की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में 808 संक्रमित मरीज जो है वो देर रात तक प्राप्त जो है वो मिले थे। इसके अलावा रायपुर की अगर हम बात करें तो 267 मरीज जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा आंकड़ा है वो मिले हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना संक्रमण जो है वो किस कदर बढ़ रहा है। प्रतिदिन 200 से अधिक मरीज राजधानी रायपुर में मिल रहे हैं और कल ये आंकड़ा 267 तक पहुंच गया और पूरे छत्तीसगढ़ में 808 मरीज मिले। अब ये स्थिति ये है कि जहां पर प्रदेशों हर जिले में जो सुविधाओं की स्थापना की गई है, खासतौर पर अस्थायी रूप से कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं, उसमें ऐसी स्थिति अगर 1-2 दिन और रही, यानी 200 से अधिक मरीज राजधानी रायपुर में मिलते रहे तो बेड की कमी होने वाली है। हालांकि अतिरिक्त व्यवस्था के लिए प्रशासन जुट गया है, लेकिन ये वो स्थिति है जिसमें 5,000 से अधिक यानी 5500 के करीब अगर मरीज मिल रहे हैं तो फिर बेड की कमी का भी सामना जो है वो मरीजों को करना पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद की अगर पूरी स्थिति का आकलन करें तो लॉकडाउन जरूर यहाँ 14 दिन का लगाया गया था और बीच बीच में ढिलाई दी गई थी, लेकिन उसका खासा कुछ असर हुआ नहीं ऐसा लगता है और यही वजह है कि प्रतिदिन जो आंकड़े हैं वो दूसरे दिन से बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। चलिए, बिल्कुल हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं और 24 घंटे में 808 नए केस सामने आए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में बेकाबू होता कोरोना, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, मामलों में इजाफा होता जा रहा है। वहीं अंबिकापुर में यूरिया बिक्री केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। कई दिनों से इंतजार कर रहे किसानों में यूरिया खरीदने की होड़ मच गई। मजबूरी ने महामारी का खौफ भी मिटा दिया। सवाल यह है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूरिया की किल्लत, कोरोना को निमंत्रण, किसान की मजबूरी, बड़ा रहा टेंशन। नजारा अंबिकापुर के रिंग रोड का है, जहां यूरिया बिक्री केंद्र पर किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। यूरिया खरीदने की होड़ में किसान सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए। दरअसल ये हालात इसलिए बने क्योंकि जिले में 15 दिनों से यूरिया की किल्लत बनी हुई थी। अचानक यूरिया आने पर इसे खरीदने की होड़ मच गई। कल खातू गिरा हुआ है, पता चला कि 3 ट्रक खातू यहाँ पर गिरा हुआ है। ठीक है, हम लोग आए हुए हैं, कल से लाइन लगाए हुए हैं। सुबह कल 8 बजे आए थे, 8 बजे घर गए हैं। आज फिर 7 बजे आए हैं, पता नहीं कितने बजे घर जाएंगे। इस दुकान वाले का था पता कुछ नहीं है। आवश्यकता से अधिक भीड़ एकत्रित हो गई थी। लोगों को जब पता चला कि इस दुकान में खाद है
तो लोग सभी एरिया से पूरे बीकापुर ब्लॉक के लोग यहाँ पर आके इकट्ठा हो गए एक साथ में, तो इसका काम थोड़ी देरी हो रही थी। सभी को, जितने लोग यहाँ पर हैं, जब तक भंडारण है सभी को खाद मिलेगा। बस लोग थोड़ा ऑर्डर को मेंटेन करें, लाइन से आएँ। कोरोना का काल है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। थोड़ी सी सुविधा अगर लोग अपने तरफ से अपने लिए बना लेंगे, लाइन लगा लेंगे, थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग कर लेंगे, तो एक एक करके खाद मिलना शुरू हो गया। सब ज़्यादा भीड़ आ जाना ही विलम्ब का कारण। यूरिया तो आ गई, लेकिन साथ में कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ा गई। लेकिन जिम्मेदारों को तो किसानों के दर्द और कोरोना संक्रमण से ज्यादा कुछ लेना देना दिखता नहीं, क्योंकि खाद आ गई, बात खत्म हो गई। यूरिया का खपत है, जितना का मांग है उसके अनुरूप आपूर्ति करने का व्यवस्था हो गया है। आज से सभी जगह आपूर्ति होना शुरू हो गया है, सभी जगह लोगों को यूरिया मिलना शुरू हो गया है। कलेक्टर ने सब बताया है बैठक में, तो मैं सोचता हूं कि अब जो दिक्कत था वो दूर हो गया। खाद की चिंता क्या होती है ये किसान ही समझ सकता है, तभी तो कोरोना जैसी महामारी का डर भी ये भूल गए। चिंता की बात यही है कि अगर ये लगातार होता रहा तो फिर छत्तीसगढ़ को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराना जिम्मेदारों का ही काम है। दीपक कश्यप, बंसल न्यूज, अंबिकापुर। वहीं रायपुर में मेयर एजाज ढेबर समेत कांग्रेस पार्षदों ने नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया से मुलाकात की। यहां उन्होंने हर वार्ड में 1 करोड़ के विकास कार्य की मांग की। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सैनिटाइजेशन, दूसरी व्यवस्थाओं को बढ़ाने की भी मांग की। कोरोना संकट की वजह से रायपुर नगर निगम में विकास के काम 6 महीने से ठप पड़े हुए हैं। छोटे छोटे काम के लिए पार्षदों को भटकना पड़ रहा है। इसलिए मंगलवार को कांग्रेसी पार्षदों ने नगरीय प्रशासन मंत्री से मुलाकात की। महापौर जी हमारे साथी मन आए हैं और विकास के बात के लिए हमारे महापौर जी से, MIC मेंबर मन से और प्रदेश के सबो निकाय के जो प्रमुख मन रहते ओकर मन से चर्चा होत रहते। ये तो हमारे नियमित काम है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहीं खबर अब रायपुर से मिल रही है, जहां नगर निगम MIC की बैठक है। आज 14 प्रमुख एजेंडों को लेकर ये बैठक होगी। महापौर एजाज ढेबर ने MIC की बैठक बुलाई है। बारिश से निपटने की तैयारी की जा रही है। सफाई व्यवस्था, पेंशन प्रकरणों के मुद्दों को एजेंडों में शामिल किया गया है। कोरोना संकट के दौरान 5 महीने से MIC की बैठक नहीं हो पाई थी, जिसके चलते आज इस बैठक का आयोजन हो रहा है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें सफाई व्यवस्था भी है और इसके साथ ही पेंशन प्रकरणों के मुद्दों को भी शामिल किया गया है। मेयर एजाज ढेबर ने यह बैठक बुलाई है। 14 प्रमुख एजेंडों को लेकर यह बैठक होगी। महापौर एजाज ढेबर ने MIC की बैठक बुलाई है। 5 महीने से MIC की बैठक नहीं हो पाई थी, तो सफाई व्यवस्था और पेंशन प्रकरणों के मुद्दों को लेकर यह बैठक का आयोजन होगा। तो छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में बारिश को भी लेकर ये बैठक होगी। कोरोना संकट के दौरान 5 महीने से ये बैठक नहीं हो पाई थी और आज इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 14 प्रमुख एजेंडों को लेकर ये बैठक होगी। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। मोहन, नगर निगम MIC की बैठक के आज क्या कुछ एजेंडे इस बैठक में हो सकते हैं? देखिए, ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कोरोना संकट की वजह से जो नगर निगम के विकास कार्य हैं वो एक तरीके से ठप हो गए थे। जो राजस्व की आय है वो नहीं मिल रही थी। इसके अलावा जो रूटीन के काम हैं उसके लिए जो MIC की अनुमति लगती है वो भी नहीं मिल पा रही थी और इसीलिए इस बार MIC की बैठक के साथ सामान्य सभा भी करने की तैयारी है और इसीलिए सामान्य सभा में जो एजेंडे जाएंगे, जिनकी संख्या 14 है, उसे MIC की मंजूरी ज़रूरी थी और इसीलिए इस MIC की बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। और ख़ास तौर पर क्योंकि बारिश का सीज़न है और उसकी वजह से जल भराव जहाँ जहाँ हो जाता है वहाँ पर अतिरिक्त निर्माण और पानी निकासी की जो व्यवस्था करना है उसे MIC
के द्वारा मंजूरी दिया जाना, साफ सफाई के लिए अलग से प्रावधान और सैनिटाइजेशन के लिए जो एजेंडे हैं उसे आज के एमआईसी की बैठक में शामिल किया गया है। और ये 14 एजेंडे पास होने के बाद आने वाले दिनों में सामान्य सभा की भी तिथि जो है वो तय होगी। इसलिए रायपुर के विकास से जुड़ा हुआ ये अहम मसला होगा जिसे आज एमआईसी में डिस्कशन किया जाएगा। हालांकि एजेंडे 14 हैं, लेकिन उसके अलावा भी अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी जिससे कि विकास के जो नए रास्ते हैं वो खुल सकेंगे। और एजाज ढेबर ने करीब 5 महीने बाद ये एमआईसी की बैठक बुलाई है। चलिए, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम अपडेट देंगे। तो महापौर एजाज ढेबर ने एमआईसी की बैठक बुलाई है और बारिश से निपटने की तैयारियां होंगी और 14 प्रमुख इसमें एजेंडे हैं जिनको शामिल किया गया है। सफाई व्यवस्था, पेंशन प्रकरणों के मुद्दों को एजेंडों में शामिल किया गया है। वहीं जब से विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं तब से यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर संगठन में नियुक्तियों में देरी क्यों हो रही है। साय ने अब इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से देरी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 5 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, बाकी की नियुक्तियां भी जल्द हो जाएंगी जिसमें नए चेहरों को मौका मिलेगा। जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे हैं और 12 अध्यक्षों की नियुक्ति बाकी थी, जिसमें से 5 की नियुक्ति कर चुके हैं। 7 जिले के अध्यक्षों की नियुक्ति बाकी है, जिसको भी यथाशीघ्र हम लोग कर देंगे। एक एक करके करते जा रहे हैं और प्रदेश कार्य समिति का भी विचार मंथन शुरू हो गया है और वो भी यथाशीघ्र प्रदेश कार्य समिति का भी गठन हो जाएगा। नए चेहरे आ भी रहे हैं और हम लोग का प्रयास है कि नए चेहरे आएँ। वहीं छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट मरवाही में उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव की घोषणा पहले ही इस सीट पर दिग्गजों के दांव पेच शुरू हो गए हैं। अमित जोगी यहां प्रचार में उतर चुके हैं। जनता कांग्रेस ने यहां चुनौती दी है कि उनके अध्यक्ष मैदान में उतर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस भी अपने अध्यक्ष को मैदान में उतारे और जीत को बताए। देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई मरवाही सीट को जीतना जनता कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक बड़ी राजनीतिक हसरत बन गया है। अजीत जोगी की परंपरागत सीट पर कांग्रेस अपना परचम फिर लहराना चाहती है और इसलिए उसने पहले दिन से यहां तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी मोर्चा संभाले हैं, मरवाही में दौरा कर रहे हैं। ऐसे में देर से ही सही मगर अब जनता कांग्रेस ने भी अपना प्रचार शुरू कर दिया है। खुद प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी दौरे पर हैं। इस बीच जनता कांग्रेस जोगी के विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने तो कांग्रेस और बीजेपी को चुनौती देकर राजनीतिक खलबली मचा दी है। हम अमित जोगी प्रणाम है, हमारी अपनी पार्टी का अध्यक्ष है। कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को यहाँ से चुनाव है। उपचुनाव की जंग इस ललकार के साथ शुरू हो गई है। हालांकि धर्मजीत सिंह की चुनौती को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने खारिज कर दिया है, मगर इस सीट को जीतने का दावा जरूर कर रहे हैं। इस क्षेत्र से कौन चुनाव लड़ेगा ये तो वही जो जिसका पार्टी का प्रत्याशी खड़ा करना वो तय करेंगे। धर्मजीत सिंह जी अपनी पार्टी का प्रत्याशी तय करेंगे। हमारी पार्टी का प्रत्याशी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष और हाईकमान तय करेगा। तो इसलिए उनको ये बोलने का मेरे ख्याल से कोई उचित नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष तो हमारा ऑलरेडी विधायक है, तो क्यों लड़ेगा वो जाके दूसरे क्षेत्र में। रही बात, हमारे पास वहाँ कार्यकर्ताओं की चुनाव लड़ने वालों की लंबी लाइन है और उसमें जो बेहतर प्रत्याशी होगा उसको पार्टी हाईकमान तय करेगा। बहरहाल चुनाव के पहले मरवाही राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र बना हुआ है। लगातार नेताओं का दौरा यहां जारी है। जैसे जैसे अब दिन बीतेंगे चुनावी तापमान और चढ़ेगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के साथ ही अब शहरी गौठान योजना के लिए रायगढ़ को सबसे पहले मंजूरी मिली है। इसके लिए प्रशासन ने नगर निगम क्षेत्रों में 7 किलोमीटर दूर संबलपुरी में 15 एकड़ भूमि का आवंटन किया है। बता दें कि इस गौठान निर्माण से शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को रखने की सुविधा मिलेगी, तो सड़क पर पशुओं की वजह से हो रही दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। गौठान निर्माण की जगह का कलेक्टर भीम सिंह ने नगर निगम आयुक्त और महापौर के साथ निरीक्षण भी किया है। कलेक्टर, कमिश्नर, सभापति और वहाँ के सरपंच और वहाँ उपस्थित थे और वहाँ 15 एकड़ के लिए गौठान देखा गया है और उसमें सहमति मिल गया है और इसमें वर्मी को कंपोस्ट बनाया जाएगा और वहाँ के महिला समूह को समृद्धि मिलेगी, आर्थिक समृद्धि। और 1200
गाय को वहाँ रखा जाएगा गोठान में। लगभग 25 एकड़ था, तो उसमें 15 एकड़ गोठान के लिए दिया गया है और 5 एकड़ स्कूल के लिए, 5 एकड़ गांव वालों को दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राम वनगमन पर्यटन परिपथ प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने पोला तिहार के शुभ अवसर पर इसको अपने निवास से रवाना किया। 5 संभागों के लिए विशेष प्रचार रथ तैयार किए और इस रथ में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से छत्तीसगढ़ में भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाले सभी स्थलों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी के लिए राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास कोष का गठन किया जाएगा और इस कोष में एकत्रित राशि देवालयों और देवगुड़ी के विकास में लगाई जाएगी। पोला तिहार, जो कि छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार और छत्तीसगढ़ की संस्कृतियों के साथ जुड़ा हुआ ये त्योहार कल धूमधाम के साथ मनाया गया और प्रचार रथ को इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडी भी दिखाई। वहीं एक्सप्रेस वे की सुविधा मिलने में अभी साल भर से अधिक की देरी है और ऐसे में शहर के लोगों की परेशानी को कम करने के लिए सर्विस रोड खोलने की तैयारी है। फाफाडी से देवेंद्र नगर और पंडरी तक की सर्विस लेन को आज से खोला जा रहा है। अभी एक तरफ से सर्विस रोड शुरू होगी, कुछ सुधार के बाद दूसरी ओर से इसे शुरू किया जाएगा। विधायक संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ सरकार विकास निगम के अफसरों को इस बारे में निर्देश दे दिए हैं। एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड शुरू होने से रेलवे स्टेशन, गुड़ियारी अंडरपास, फाफाडी और देवेंद्र नगर चौक पर लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। वहीं खबर दिल्ली से है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों की घोषणा है कल। पीएम नरेंद्र मोदी कल नतीजों की घोषणा करेंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने जानकारी दी है। 4,242 शहरों से 1.87 करोड़ लोगों ने सर्वे में भाग लिया। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इंदौर 3 साल से अव्वल रहा है, भोपाल राजधानी में आगे है। ऐसे में जो सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इंदौर का नाम इस श्रेणी में सबसे पहले चल रहा है, लेकिन अभी इसके नतीजे नहीं आए हैं। कल तक का इंतजार और करना होगा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसकी घोषणा करेंगे, लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और कई शहर इस रेस में आगे है, लेकिन सबसे ज्यादा नाम इंदौर का चल रहा है। खबर अब रायपुर से। डीजीपी डीएम अवस्थी आज पुलिसकर्मियों से बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिसकर्मियों से चर्चा करेंगे। पुलिसकर्मियों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। व्हाट्सएप नंबर जारी करते ही सैकड़ों की संख्या में आवेदन आ गए हैं। 2 दिनों में ही सैकड़ों पुलिसकर्मी और उनके परिजन व्हाट्सएप पर बात रख चुके हैं। मोहन हमारे संवाददाता अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। मोहन, डीजीपी डीएम अवस्थी आज पुलिसकर्मियों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ अहम आज रहने वाला है इसमें? देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना संकट के दौरान जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं उसमें पुलिसकर्मी सबसे ज्यादा हैं और देखने में ये भी आया है कि संक्रमित जो लोग सामने आ रहे हैं उसमें पुलिसकर्मी हैं। ऐसे में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो कमांडेंट है डीजीपी, उनको सीधा बातचीत की जरूरत थी और इसीलिए उन्होंने पिछले दिनों कई इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया। अब उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है और कोशिश ये है कि फील्ड में जो तैनात कर्मी हैं उनसे वो सीधे बातचीत करें, उनके मनोबल को बढ़ाएं, क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि पुलिसकर्मी के परिवारजन संक्रमित हो रहे हैं तो उनका मनोबल टूट रहा है। तो एक सीधी बातचीत का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है। सोशल मीडिया का इसके जरिए वो इस्तेमाल करेंगे। एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है और आज वो दिन भर बैठकर इस तरीके से अलग अलग लोगों से वीडियो कॉल के जरिए बात करने की कोशिश करेंगे और उनकी समस्याओं को भी समझेंगे जो कि वो फ्रंट लाइन में महसूस कर रहे हैं। तो एक अच्छी पहल है। कोशिश ये है कि सीधा संवाद स्थापित हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बेहद अच्छी पहल, डीजीपी पुलिसकर्मियों के साथ बातचीत करेंगे। व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है जिसमें पुलिसकर्मी अपनी समस्या उनके सामने रखेंगे। तो संवाद का एक नया तरीका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पुलिसकर्मी जुड़ेंगे भी और जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, वो डीजीपी के सामने रखेंगे।
वहीं कोंडागांव में मेडिकल वेस्ट प्लांट को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूरी कोकड़ी गांव में मेडिकल वेस्ट प्लांट लगाया जा रहा है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। मंगलवार सुबह ग्रामीण सड़क पर उतर आए। तहसीलदार सहित पुलिस अधिकारी ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ये कलेक्टर से बात करने पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लगातार 4 महीने से इस मेडिकल वेस्ट प्लांट को नहीं लगाने के लिए आवेदन जिला प्रशासन को दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने कार्यवाही नहीं की, इसलिए मजबूर होकर गांव वालों को चक्का जाम करना पड़ा। तो मेडिकल वेस्ट प्लांट को लेकर विरोध, बीमारी फैलने के डर से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़क पर ये ग्रामीण उतरे पोस्टर्स के साथ और इस प्लांट को हटाने की यहां पे बात कही गई। वहीं सुकमा में NH30 पर भारी बारिश के चलते सड़क पर पानी भर गया है। जल भराव की वजह से एक ट्रक इसमें फंस गया। ट्रक में कुछ लोग सवार थे, जिन्हें रेस्क्यू करके निकाला गया है। तो बारिश की वजह से हर जगह के हालात ऐसे बने हुए हैं, जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है और सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं। ट्रक में कुछ लोग सवार थे और इन्हें रेस्क्यू कर अब निकाला गया है। वहीं बिलासपुर के तखतपुर में बाढ़ में फंसे 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बीते दिनों लगातार हुई बारिश से यहां नदी नाले उफान पर हैं। तखतपुर के चितावर ग्राम पंचायत में जलस्तर बढ़ गया है, जिससे अचानकपुर गांव में 20 घर डूब गए हैं। करीब 100 ग्रामीण बाढ़ में फंसे हैं। कलेक्टर के निर्देश पर कोटा SDM के नेतृत्व में SDRF और होमगार्ड की टीम ने लोगों को निकाला, सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। वहीं कुछ और जगहों में फंसे लोगों को भी रेस्क्यू कर निकाला गया है। वहीं प्रदेश में हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ की वजह से कई गांवों के संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गए हैं। बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिले के कलेक्टर को आपदा नियंत्रण के लिए निर्देशित किया है। लोगों की लापरवाही से भी कई बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं और इन घटनाओं को देखते हुए सभी अधिकारी कर्मचारी को अलर्ट जारी किया गया है। इसी कड़ी में बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने खुटाघाट डैम का औचक निरीक्षण किया। खबर अब मुंगेली से मिल रही है, जहां जिले में लगातार 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते मनियारी नदी उफान पर है। अमोरा गांव टापू बन चुका है। एक ही परिवार के 11 सदस्य बाढ़ में फंसे हुए हैं। घर की छत पर राहत का इंतजार कर रहे हैं कि कब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। अंधेरा होने की वजह से रात में मदद नहीं मिल पाई। तो कुछ तस्वीरें सामने आई हैं कि जहां लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से मदद मिले, लेकिन क्योंकि रात में अंधेरा था, इसकी वजह से रेस्क्यू टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। तो घर की छत पर बैठकर राहत का इंतजार कर रहे हैं ये लोग। अनिल हमारे संवाददाता मुंगेली से जुड़ चुके हैं। अनिल, कैसे हालात वहां पे बने हुए हैं? तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग काफी परेशान हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं। जी करिश्मा, मैं बता दूं कि निश्चित तौर पर रात भर जो एक ही परिवार के 11 जो सदस्य हैं, वो रात भर छत में बैठ के रेस्क्यू टीम की इंतजार कर रहे थे। वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई थी, लेकिन पानी की तेज बहाव होने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं और उन लोग रात भर बैठ करके इंतजार करते रहे हैं। वही प्रशासन भी उन लोगों को बचाने की भरपूर प्रयास कर रही थी, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाई है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचे, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रशासन की टीम कोशिश कर रही है इन लोगों तक पहुंचने की, क्योंकि रात में अंधेरा था, तो इस वजह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया गया। आज देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इन लोगों को बचाया जाता है।